हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम इसमें जैसा कि ये मनोविज्ञान का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम अधिगम को पढ़ रहे थे, तो इसी में यानी ये टारगेट बैच आपका यूपीटीटी के लिए जो 25 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने के यह बैच हमने चलाया है। और इसमें मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे थे अधिगम, और अधिगम में हमने अधिगम क्या है ना, अधिगम क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषा अर्थात मीनिंग एंड डिफिनेशन के बारे में हमने देखा है ना, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। और उसके बाद हमने उसके यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की विशेषता के बारे में हमने देखा। तो इस तरह के जो भी टॉपिक थे इसमें हम थोड़ा समाप्त कर दिए थे। अब हम इसमें आज हम मनोविज्ञान में जो अधिगम टॉपिक आपका चल रहा था, आज हम इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट ये होगा। फिर उसके बाद अधिगम को, फिर उसके बाद अधिगम की जो विधियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मेथड्स जो होते हैं। फिर इसके बाद हम अधिगम के पक्ष जो होते हैं उसको पढ़ेंगे और अधिगम के प्रकार। तो 3 से 4 टॉपिक पर इसमें बातें होंगी। तो बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आप सीधे टॉपिक पर आते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से। पहली चीज, अधिगम को प्रभावित करने के कारक कारक जो होंगे वह आपको किसी भी तथ्य के जो फैक्टर्स होते हैं वह उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। कहने का मतलब, फैक्टर का मतलब होता है वहां पे किसी विषय वस्तु को जब अधिगम से अगर संबंधित जोड़ेंगे तो किसी विषय वस्तु को सीखने में मदद या सीखने में जो बाधा होती है वही क्या होगी, आपके फैक्टर्स होंगे, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स और कंडीशंस अफेक्टिंग लर्निंग, है ना। तो इसमें जिसमें कई आपके कारक बताए गए हैं, जिसमें पहला है आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इसमें क्या बताता है कि जो छात्र शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीख लेते हैं। यानी बताया जा रहा है कि जो छात्र शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से और शीघ्रता से सीख लेते हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि कोई मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से अगर वह पीड़ित है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से अगर वह पीड़ित है तो क्या करेगा, उस विषय वस्तु को वह बहुत ही धीरे धीरे सीखेगा, है ना। अर्थात सीखेगा तो है ही, लेकिन उसके सीखने में जो समय होगा वह ज्यादा लगेगा। ठीक, अर्थात किसी विषय वस्तु को वह बहुत ही देर से सीखेगा और उसमें उसको रुचि भी नहीं होगी। तो उम्मीद है शारीरिक यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में पहला फैक्टर्स जो था आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उसमें आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा हमारा है परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी कहा जाता है। यहाँ पे परिपक्वता का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को, यहाँ पे देखिए इससे जो पॉइंट लिखा है इससे समझ लेंगे कि सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता बहुत ही आवश्यक है। बस इतने से ही एक ही लाइन से हम परिपक्वता के बारे में समझ लेंगे कि परिपक्वता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बहुत ही, यानी किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक जो परिपक्वता होती है वह बहुत ही आवश्यक है। अब परिपक्वता से संबंधित हम समझ लेंगे कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता है क्या चीज। शारीरिक का मतलब होता, शारीरिक परिपक्वता का मतलब होता है, मान लीजिए कोई बच्चा 3 वर्ष या 4 वर्ष का है और उसे आपने दे दिया कि चलो बेटा यहाँ पे ये 20 किलो जो चावल गेहूं जो भी है उसको कह दीजिए कि आप इसको उठा करके ले जाके दूसरी जगह रख दीजिए, ठीक है, या इस कमरे से उस कमरे में। तो क्या होगा, जब बालक अभी 3 से 4 ही वर्ष का है तो वह 20 किलो वजन वो कैसे उठा पाएगा। इसका मतलब ये क्या है, वह अपने शारीरिक यानी शारीरिक पक्ष से वो क्या है, मैच्योर नहीं है। कहने का मतलब उस भार को उठा पाने में वह क्या है, सक्षम नहीं है। तो यही क्या है, ये शारीरिक परिपक्वता हो गई। नेक्स्ट अगला है मानसिक परिपक्वता का मतलब क्या है। मानसिक परिपक्वता का मतलब होता है अगर कोई बालक कक्षा 4 में है और आपने यानी आप उसे सिखा रहे हैं और आपने उसी कक्षा 4 के बालक को आपने कक्षा 6 यानी क्लास 6 की मैथ को आपने दे दिया, है ना, बोले कि बेटा आप इसको लगा के देखो, तो क्या होगा वहां पे, हाँ ये यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की बात
ये अपवाद के रूप में रहेगा। लेकिन अगर क्या आप ऐसा संभव है कि क्लास 4 का बच्चा जो है वह क्लास 6 की मैथ को अच्छे से वह पढ़ सके या उसे सीख सके? ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य बालक की यहाँ पे चर्चा हो रही। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में। कहने का मतलब जो परिपक्वता होता है सीखने के लिए, शारीरिक मानसिक जो परिपक्वता होती है वह बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब शारीरिक रूप से जो परिपक्वता और मानसिक रूप से वह दोनों ही परिपक्वता बहुत ही सॉरी तो बहुत ही आवश्यक है। अगला, इसी प्रकार के छात्र, यानी इसी प्रकार अर्थात जो शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व छात्र हैं किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उत्सुक एवं तत्पर रहते हैं। यानी अगर व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से या शारीरिक मानसिक परिपक्वता से वह उत्सुक वह स्वस्थ है या इस प्रकार का जो छात्र होगा वह किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए उत्सुक एवं तत्पर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, है ना, सीखने की इच्छा। इसमें सीखने की इच्छा के लिए सबसे पहली चीज तो आप में एक किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अर्थात यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए तो आप क्या करेंगे? किसी मतलब जो आपके मुसीबतें आएंगी आपके सीखने के रास्ते में, उस परिस्थिति में भी आप सीखने के लिए आप तत्पर रहेंगे। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए फिर से, सीखने की इच्छा में अब यहां से लाइन से हम समझ लेंगे जो पॉइंट्स आपके दिए गए कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है ना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको तो आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक, अर्थात यदि बालक में सीखने की प्रबल इच्छा है तो वह विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीख सकता है। हमने अभी ये भी बताया कि यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए तो आप क्या करेंगे? आप उस विषय वस्तु को विपरीत परिस्थिति में भी सीख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा, है ना, मोटिवेशन। मोटिवेशन पहली चीज तो सीखने को प्रभावित करने वाले फैक्टर अर्थात कारक में सबसे प्रमुख कारक हमारा क्या है? यही प्रेरणा है। यानी प्रेरणा जो है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख है। इसमें क्या बताया गया कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्वपूर्ण है या स्थान है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो बालकों को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। इसका मतलब यहां पे ये बताया गया कि अगर व्यक्ति में प्रेरणा है ना, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए यदि व्यक्ति अभिप्रेरित है या बालक अभिप्रेरित है तो उस विषय वस्तु को क्या करेगा? वह सीख सकता है आसानी से, है ना। और एक स्टीफन महोदय थे, उन्होंने बताया था कि सीखने के लिए तमाम सारी जो भी चीजों का हम समावेश करते हैं उनमें, यानी जो कारकों का हम प्रयोग करते हैं उनमें से सबसे प्रमुख स्टीफेंस ने बताया था प्रेरणा को सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी? प्रेरणा। ठीक, अगला इसमें है, अगला कारक है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना। यानी विषय सामग्री का स्वरूप अर्थात नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहां पे सब्जेक्ट मैटर जो होता है वह भी आपको सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। यानी सब्जेक्ट जो यहां पे जो विषय सामग्री का स्वरूप का मतलब है जो आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए वह आपकी सरल एवं अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगर इसके विपरीत होता है यानी कठिन होगी आपकी विषय वस्तु और अर्थहीन होगा तो बच्चा क्या करेगा? उस विषय वस्तु को सीखने में बहुत ही अपने आप में बाधा अर्थात अपने आप को बहुत ही वह सुलझा ही नहीं पाएगा उस विषय वस्तु को सीखने में, है ना। तो इसलिए इसमें बताया गया कि सीखने की क्रिया पर सीखे जाने वाले विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि कठिन एवं अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल एवं अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीखी जाती है। हमने अभी भी बताया ना कि जो विषय सामग्री होगी, जो विषय वस्तु होगा वह अर्थपूर्ण एवं आपका सरल होना चाहिए जिससे कि बालक क्या होगा? उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकेगा। ठीक, तो उम्मीद है
इतने सभी आपके जो अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है ये आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक दो और जो भी अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं हम उसके बारे में जान लेंगे। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसको इरेज करने के बाद अब हम जो भी और बचे हैं आपके फैक्टर्स, अभी आपके बुद्धि भी आपकी क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करती है ना, बुद्धि हो गया है ना, वातावरण हो गया, तो ये सभी क्या है, ये आपको प्रभावित करेंगे। ठीक, तो इनके बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक, तो अगला इसमें हम देख लेंगे, अगला जो फैक्टर होगा आपका, अगला जो फैक्टर होगा प्रभावित करने का, ठीक है, सीखने का उचित वातावरण है ना। छठवां आपका है सीखने का उचित वातावरण। अब सीखने का उचित वातावरण, ठीक, इन्वायरमेंट आपका बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा, सॉरी, आप किसी विषय सामग्री का आप शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के सामने, और वहां पे क्या है, वातावरण ही आपका शुद्ध नहीं है। वातावरण शुद्ध कहने का मतलब वहां पे बहुत ही शोरगुल हो रहा है ना, आवाजें आ रही हैं, तो क्या होगा, बच्चा उस विषय वस्तु से उसका ध्यान क्या होगा, भटक जाएगा और किसी जो उसे अधिक प्रभावित कर रही है उसकी ओर उसका ध्यान चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखने का उचित वातावरण आवश्यक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे कि सीखने की क्रिया पर शांत और अनुकूल वातावरण का, सीखने की प्रक्रिया में शांत एवं शुद्ध वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया में शांत एवं शुद्ध वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रगति प्रायः प्रगति प्रायः अनुकूल वातावरण सीखने की प्रगति प्रायः अनुकूल वातावरण पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो सीखने का उचित वातावरण जो था इसके बारे में आपने जाना। अब शारीरिक एवं मानसिक थकान, अगला शारीरिक एवं मानसिक थकान, शारीरिक एवं मानसिक थकान, इसको क्या कहेंगे, फिजिकल एंड मेंटल टायरनेस। ठीक, फिजिकल एंड मेंटल टायरनेस है। अब देखिए शारीरिक और मानसिक थकान, यहां पे इसका बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अगर बालक बहुत से कार्यों को, यानी घर के कार्यों को वह कर लिया है और उससे उसको थकान महसूस हुआ है, तो वो क्या करेगा, वह विशेष सामग्री यानी अन्य चीजों के बारे में वह सीखने में क्या होगा, असमर्थ होगा। अर्थात कहने का मतलब, अगर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को थकान महसूस करता है तो वह अन्य विशेष सामग्री को वो सीखने में क्या होगा, असमर्थ रहेगा। तो इसमें विशेष कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम इसको आपको जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे इसके बारे में पूर्णतः लगभग हमने बता दिया। इसमें आपका और भी आएगा, अनुभव भी आता है, आपका अभ्यास आएगा, इसी में बुद्धि आएगी, है ना। तो थोड़ा सा हम बुद्धि के बारे में लिख ही लेते हैं, है ना। तो बुद्धि अगला है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि। एक आपका चैप्टर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि बुद्धि किसे कहा जाता है। बुद्धि को वैसे सही चीज तो यही है कि बुद्धि को किसी
ने एक परिभाषा नहीं बताई है, इसके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह तरह के आपके परिभाषा बताई है। बुद्धि सीखने की योग्यता है ना, तो इसी तरह से ऐसे ऐसे करके बताए हैं। तो ये क्या है, तो बुद्धि को कोई क्लियर नहीं किया जा सकता कि एक ही चीज है। तो बुद्धि, हाँ बुद्धि के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में एक हमारा है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है जो तीव्र, एक हमने पढ़ा था अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, एक हमने पढ़ा था परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो आप इसको जाके हमारे इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत है ना, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक बालक का विकास जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में अन्य विकास भी उसी अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब उसमें बताया गया था तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास तीव्र गति से और मंद बुद्धि वाले बालक का विकास मंद गति से। यह हमने अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में परस्पर संबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो वही बुद्धि का मतलब यहाँ पर यही होगा कि अधिगम में भी कि यदि तीव्र बुद्धि वाले बालक होगा तो वह विषय वस्तु को क्या करेगा, तीव्र गति से सीखेगा, और मंद बुद्धि का बालक होगा तो वह भी तो सीखेगा लेकिन उसके सीखने में की गति में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात वो बहुत ही धीरे धीरे किसी विषय वस्तु को सीखेगा, अर्थात क्योंकि उसको उस विषय में क्या होगा, रुचि होगी ही नहीं, इसीलिए वो धीरे धीरे सीखेगा। तो इसके बाद अब हम अन्य जो टॉपिक होगा आपका, उसमें अधिगम को, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक खत्म हो गए आपके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और यहां पर अब अगला टॉपिक होगा आपका अधिगम को प्रभावित करने वाली विधियां या अधिगम की विधियां, ठीक है, अधिगम की विधियां, ठीक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अधिगम को की प्रभावशाली विधियां, तो अब हम इसमें अधिगम को अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं उसमें जानेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो क्रमशः हम इसमें जानेंगे। पहला हमारा है करके सीखना, है ना, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक। इसमें क्या होता है करके सीखने में, यदि जब बालक किसी कार्य को स्वयं से करता है तो वह उस विषय वस्तु के बारे में जल्दी सीख लेता है। अर्थात जब बालक को, यानी आपको थोड़ा सा लिफ्ट देना चाहिए, अर्थात छूट दे देनी चाहिए कि अगर कोई कार्य वो नहीं कर पाता है तो आपको उसको बिल्कुल छूट दे देनी चाहिए कि इस कार्य को आप अपने तरीके से, अपने यानी तरीके से जो भी जिस भी मेथड का आप प्रयोग करिए, लेकिन इस कार्य को करिए। तो जब आप बच्चे के ऊपर निर्भर कर देंगे उस कार्य को, तो वह बच्चा क्या करेगा, वह उस विषय वस्तु को अच्छे से सीख लेगा। तो उम्मीद है करके सीखने पर आपने ध्यान दिया होगा। अनुकरण करके सीखना, अनुकरण का मतलब होता है किसी बात को, यानी किसी कार्य को, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को रिपीट करना है, यानी उसे पुनरावृत्ति करना, अर्थात, और ये सभी व्यक्तियों के कार्यों का ये अनुकरण नहीं करते, उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों का अनुकरण करेंगे जो उनसे अधिक श्रेष्ठ होंगे, है ना। तो ये है आपका अनुकरण करके सीखना कि अनुकरण करके कैसे बालक सीखता है। अगला है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना, जब बालक किसी भी तथ्य का निरीक्षण करके सीखता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। आपने देखा होगा कि जब बालक नकल करता है तो वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही सतर्क रहता है कि कहीं टीचर भी ना देख ले और इनके कॉपी से हम मैटर को देख के जल्दी से लिख लें। तो उस समय क्या होता है, निरीक्षण करने का मतलब होता है कि यदि बालक निरीक्षण करके सीखता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही एक्टिव होती हैं, तो जिसके कारण वह क्या होता है, विषय वस्तु को आसानी से सीख लेता है। उम्मीद है निरीक्षण करके भी सीखना आप जान गए होंगे। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना मतलब यहाँ पे निरीक्षण करके सीखने का मतलब होता है लर्निंग
लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक, लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। और परीक्षण करके सीखना, यहां पे इसको कह सकते हैं लर्निंग बाई, लर्निंग बाई, लर्निंग बाई एक्सपेरिमेंटिंग, 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 ये, ठीक। तो परीक्षण करके सीखना मतलब नई बातों की खोज करना, एक प्रकार का सीखना ही है ना। यहाँ पे नए प्रयोगों के आधार पर बालक क्या होता है, गलतियां करता है ना, बार बार प्रयोग करता है, बार बार प्रयोग करता है, असफल हो जाता है, लेकिन अंत में वो क्या होता है, सीख लेता है ना उस विषय वस्तु को। तो यही क्या है, परीक्षण करके सीखना। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां, पहली चीज सामूहिक विधियों के बारे में जानेंगे। सामूहिक विधियां क्या होती हैं? सामूहिक विधियों में आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से आता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली आपकी सामूहिक विधि होती है। सामूहिक विधि में आपका 3-4 इसमें डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें पहला है आपका वाद विवाद विधि, है ना। वाद विवाद विधि, इसमें क्या होता है, वाद विवाद विधि में यानी इसको डिस्कशन मेथड कहा जाता है, यानी डिस्कशन मेथड, डिस्कशन, डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ठीक, डिस्कशन मेथड। तो यहां पे इसको क्या कहें, तो इसमें क्या होता है, बालक क्या होता है, अपने विचार विमर्श करके, है ना, धीरे धीरे बातें बहस करके करते हुए वो क्या होता है, नई चीजों के बारे में वह सीख लेता है। जैसे एक हमने अभिवृद्धि एवं विकास में कुछ बताया था कि उसमें जब बालक क्या होता है, बालक जब छोटे होते हैं तो वह धीरे धीरे वे एक खेल खेलते रहते हैं, और उन खेलों में क्या होता है, बालक उससे एक सही नियम बनाने सीख जाता है। अगला है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठियां, यानी इसमें कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड्स, ये क्या है, ये आपका सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि है। इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा बहुत से व्यक्तियों को ना तरह तरह के, इसमें जो आपका सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, माध्यम भी कई तरह का, जैसे मोबाइल फोन हो गया, एक ही लोगों के द्वारा, टेलीविजन हो गया, एक ही लोगों के द्वारा क्या होता है, अन्य सभी व्यक्तियों का सामूहिक रूप से डेटा को क्या किया जाता है, संचार उसका किया जाता है, यानी आदान प्रदान करते हैं, ठीक। तो उससे भी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। कार्यशाला विधि, वर्कशॉप मेथड, वर्कशॉप मेथड्स, है ना, वर्कशॉप मेथड्स, कार्यशाला विधि, है ना। तो ये विशेषकर नहीं है, प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक मेथड, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट डाल्टन एंड बेसिक मेथड, ठीक। तो इन सभी के बारे में आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसमें एक दो टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, जिसमें यानी अधिगम के पक्ष और अधिगम के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में बता करके फिर अगले दिन जो भी आपका बचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इरेज कर दे रहे हैं, अब यहां पे इसको इरेज करके अब आपको यहां पे पढ़ाएंगे हम, कुछ विशेष जानकारियां नहीं रहेंगी इसमें, बस ऐसे ही जान लेंगे। अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं जान लेंगे। अधिगम के 3 पक्ष बताए गए हैं। नंबर 1 हमारा है, यानी अधिगम के पक्ष में नंबर 1 हमारा है संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 2 है हमारा क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। और नंबर 3 हमारा है भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। यही आपके अधिगम के, अगर कोई पक्ष पूछता है तो अधिगम के आप केवल 3 पक्ष बताइएगा, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, यही इतना होता है। अगला हमारा है अधिगम, अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार कितने 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 हैं? अधिगम के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हमारा अधिगम के प्रकार में पहला है हमारा गामक अधिगम, गामक अधिगम,
गामक अधिगम, ठीक है। नंबर 2 होता है आपका प्रतिबोधनात्मक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक प्रतिबोधनात्मक अधिगम, ठीक। और तीसरा है हमारा संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। ये 3 अधिगम होते हैं, ठीक है। यानी अधिगम के पक्ष 3 आपको बताए गए, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। अधिगम के प्रकार 3 बताए गए आपके, गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकल्पना। अधिगम के ये प्रकार है, नहीं तो आप समझिए अधिगम के जो नियम होते हैं वह मुख्यतः 2 होते हैं ना। तो अधिगम के जब नियम हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि अधिगम के नियम 2 मुख्यतः होते हैं, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। तो मुख्य नियम में आपके 3 नियम बताए गए हैं, तत्परता जिसमें अभ्यास है ना, तो इस तरह के जो नियम है, उपयोग का नियम, तत्परता का नियम, तो ये इस तरह से आएंगे। लेकिन यहाँ पे अधिगम के प्रकार की हम चर्चा किए हैं, तो अधिगम के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम इसमें अगले जो टॉपिक बचते हैं, जैसे अधिगम के नियम, ठीक है। अधिगम के जो नियम थे वो आपके 3 बताए गए थे, तो यल थांडाई के द्वारा, तो उसको हम बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम अधिगम के पठार और वक्र के बारे में चर्चा करेंगे, तब उसके बाद अधिगम के सिद्धांत के बारे में। एक या 2 दिन और चलेगा आपका अधिगम, फिर उसके बाद अधिगम आपका समाप्त होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका उसमें ले चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपका सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।